मुझे यही था कॉन्फिडेंस कि मैंने नीट में बहुत अच्छा रैंक लिया, एम्स में बहुत अच्छा रैंक लिया, तो मैं तो यूपीएससी भी कर लूंगी, नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो और प्रीलिम्स की तैयारी में ही मुझे तो समझ आ गया कि भाई ये तो बिल्कुल भी नीट जैसा नहीं है। हमें पूछना है मैम कि आजकल जब लवासना लोग जा रहे हैं तो वहाँ क्या करना चाहते हैं, सब हो क्या रहा है आजकल वहाँ पे? बस पूछ रही थी, जब तैयारी आपने नीट की थी वर्सेस तैयारी जब यूपीएससी की थी, तो क्या दोनों में कुछ अलग ही बदलाव था कि लगभग बराबर सा हो गया? मैम इस फील्ड में आजकल ये चल रहा है कि दूसरों के नोट्स उठा के पढ़ते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है, मतलब दूसरों के नोट्स मेरे काम आएंगे? टॉप रैंक्स ले लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर माय एमबीबीएस, तो मुझे लगा कि यार यूपीएससी भी मुझे तो पहले में ही निकालना है, मेरा भी यही एम था। फिर जब मेरे को यूपीएससी मैंने समझा, मैंने क्लियर किया, फिर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के बाद नहीं क्लियर हुआ तो मेरी फैमिली को भी झटका लगा कि इसका नहीं हुआ। इतने पेजेस बन रहे हैं यूपीएससी के, वो दिखा रहे हैं कि हाँ आईएएस गाड़ी से निकल रहा है, हुटर बज रहा है, तो मुझे लगता है वो काफी प्रेशर क्रिएट करता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज एक शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी और बड़ी चार्मिंग चीजें हम लोग जानेंगे यूपीएससी के बारे में। वैसे तो कन्वेंशनल आप लोगों ने काफी इंटरव्यूज देखे होंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि मैम आपको वो चीजें बताएं वेर यू वुड गेट टू लर्न द रियलिटीज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन एंड सॉर्ट ऑफ लाइफ बिहाइंड इट जो लोगों की हो जाती है। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। वी हैव डॉक्टर अंजलि नाउ एन आईएएस विद अस एंड शी इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग राइट नाउ इन धर्मशाला, और काफी अच्छे से ये वहां पे अपना लवासना में ट्रेनिंग किया इन्होंने। अभी धर्मशाला में अपनी कैडर की ट्रेनिंग कर रही हैं और बहुत कुछ शेयर करना। अगर आपने कल का एक इवेंट देखा तरंग 2.0, तो मैम ने बहुत सारी बातें कल वहां पे रखी थी। आइए कुछ चीजों को वापस से देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। मैम वी वेलकम यू टू दिस सेशन। थैंक यू सर। लाइक दैट वाज अ वेरी, इफ आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन कि आपको कैसा लग रहा है, तो शायद यू आर पास स्टेटमेंट नाउ। तो ये क्वेश्चन नहीं होगा कि मैम को कैसा लग रहा है। हमें पूछना है मैम कि आजकल जब लवासना लोग जा रहे हैं तो वहां क्या करना चाहते हैं, सब हो क्या रहा है आजकल वहां पे? वैसे तो मैं भी अब लवासना से आउट हो चुकी हूँ एंड आई एम इन माय डिस्ट्रिक्ट, बट लवासना में कुछ नहीं, यूजुअली आते हैं विद आवर ओपन माइंड्स एंड ओपन हार्ट्स, तो दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्पोर्ट्स का कल्चर वहाँ पे अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वी एंजॉय दैट एंड उसी में हमारा टाइम निकल जाता है। अरे वाह, और वहाँ एग्जाम्स भी होते हैं, पता चला? हाँ, एग्जाम्स भी होते हैं। अरे वाह मैम। एंड सो यू हैड दिस ड्रीम बिफोर हैंड ओनली कि मुझे आईएएस बनना है, क्योंकि आपने नीट भी निकाला और फिर उसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका सपना पहले से था? नहीं, मेरा पहले से नहीं था, बट जब मैं एमबीबीएस कर रही थी इन दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल, तो एक तो दिल्ली में एक्सपोजर ज्यादा होता है, सो यू गेट टू नो कि ये भी हो सकता है, आगे ये भी ऑप्शन है, तो एक वो चीज हो जाती है। देन मेरी एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो जब पेशेंट्स आते थे तो मैं उनसे और इंटरेक्ट करती थी, तो मुझे थोड़ा रियलाइज होता था कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर मैं अपने भाई से डिस्कस करती थी या सिस्टर से, तो फिर वो बोलते थे कि यार यू कैन डू यूपीएससी, तेरा क्योंकि वैसा वाला एक माइंडसेट है, तुझे मुझे लगता है कि एजुकेशन में भी हेल्प करना चाहिए उनको, एक अगर गर्ल है उसको विमेन एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने ट्राइड यूपीएससी और उसी में स्टार्ट किया, फिर मेरा उसमें बैठ गया मन, तो फिर आई डिड। मैम एक बहुत पावरफुल मैसेज शायद जा रहा है, लाइक यू बीइंग अ गर्ल एंड यू हैड लाइक क्रैक्ड नीट देन आईएएस एग्जामिनेशन, दैट्स ग्रेट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और शायद बहुत लाखों लोग आपसे इंस्पायर होते हैं इस चीज को देख के। आपके बैचेस में लाइक हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट्स वर देयर? हमारे बैच में तो काफी थी, अराउंड आई थिंक 30 to 40% फीमेल्स थे। ग्रेट, सो ग्रेट। लाइक मतलब अब शायद हर किसी में जो एक सपना देखने का था पहले रुक जाता था। हमारा बैच ये टॉप 4 रैंक्स गर्ल्स हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब मतलब टॉप में भी आ रहे हैं एंड द होल, लाइक अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें 40 लोग अगर फीमेल हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग। मैम एक छोटी सी बात बस पूछनी थी, जब तैयारी आपने नीट की थी वर्सेस तैयारी जब यूपीएससी की थी, तो क्या दोनों में कुछ अलग ही बदलाव था कि लगभग बराबर सा हो गया? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंट गेम है दोनों ही। पहले मुझे यही था कॉन्फिडेंस कि मैंने नीट में बहुत अच्छा रैंक लिया, एम्स में बहुत अच्छा रैंक लिया, तो मैं तो यूपीएससी भी कर लूंगी, नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो और प्रीलिम्स की तैयारी में ही मुझे तो समझ आ गया कि भाई ये तो बिल्कुल भी नीट जैसा नहीं है। मतलब नीट में क्या है, एमबीबीएस नीट की अगर तुम वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे हो, वो रट रहे हो बायो, और उसी के तुम मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा अगर मतलब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, नीट क्लियर हो जाएगा। उसमें है कि वही सिलेबस है, वही आना है। बट यूपीएससी इज वेरी वास्ट, वेरी डाइवर्स, और इसमें प्रीलिम्स हमें जैसे पता ही है कि 100 में से मुश्किल से हमें 20-30 क्वेश्चन ही जो है वो बुक से हमें आते होंगे, बाकी तो हमें स्मार्ट वर्क, गेस वर्क, एलिमिनेशन, एक डाइवर्स पिक्चर दिमाग में रखनी पड़ती है हमें, तो उस चीज में बहुत डिफरेंट है।
तो मेरे को समझ आया धीरे धीरे यूपीएससी का प्रोसेस कि इसको कैसे क्लियर करना है, और वो समझने में ही तभी यूपीएससी को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसको समझने में टाइम लग जाता है। टफेस्ट एग्जाम जी। एंड आपको कितना समय लगा समझने में इसको? आई थिंक जो मेरा एक पहले 1.5 ईयर तो 1 ईयर आई प्रिपेयर्ड, और उसके साथ मैंने जो अटेम्प्ट दिया था तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड प्री बाय मार्जिन ऑफ मार्क्स। तो उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था, एंड देन आई गेव इंटरव्यू, और फिर मेरा फाइनल लिस्ट में 5-6 मार्क्स से रह गया था। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक्चुअली उस प्रोसेस में मैं समझी कि यूपीएससी की ये डिमांड्स और मैंने यहाँ मिस्टेक्स की। तो फिर मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री भी बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर किया, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो वो एक मुझे प्रोसेस समझ गई थी मैं। तो हमारे 4 सेंटर्स हैं, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि दिल्ली में भी हैव 2 सेंटर्स, प्रयागराज और पटना हमारे 2 सेंटर्स हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं। और इन सेंटर्स पे बस आपको बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको मेंटरशिप सपोर्ट है, टेस्ट सीरीज है एंड ग्रेट कंटेंट डिलीवरी दैट हैपेंस देयर। कंटेंट भी अगर आप चेक करें तो हमारा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, द सेम कंटेंट, द सेम विगर इज देयर विद यू। एक अफोर्डेबिलिटी का क्राइटेरिया बार बार आता था कि सर बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्या, ऐसा है, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसके लिए अगर आपने तरंग 2.0 कल देखा हो तो एक ग्रेट रिवील हमने किया है 59,999 में, दैट इज ऑल यू हैव टू पे। पूरा जीएस का कोर्स आपको मिलेगा, और इस जीएस के कोर्स में आपका पूरा सीसैट भी है और ऑल जीएस का सब्जेक्ट्स प्लस एसए एंड मेंटरशिप सपोर्ट वहां रहेगा कि आप आके मिल भी सकते हैं टू द मेंटर्स ऑल्सो प्लस टीचर्स ऑल्सो। हम लोग भी अगर वहां पे हैं तो पूरा वहां बैठे हैं, आप आके मिल भी सकते हैं। और अगर आपको लगे कि यू नीड अ काउंसलिंग, यू नीड योर पेरेंट्स ऑल्सो टू विजिट अस, जरूर लेकर आए, उनका भी स्वागत रहेगा ताकि हम लोग अच्छे से बता सके कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू मेक। और बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं, शायद आप भी जुड़ेंगे और आपका जो सपना है वो जरूर साकार होगा। मैम, यूपीएससी साइकिल का कहते हैं बहुत बड़ा रियलिटी ये है जिसको शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यस यस। कैसे आप बताएंगे, लाइक व्हाट शुड एस्पिरेंट्स डू कि वो अपने मिस्टेक से कैसे सीखें और क्या सीखें, क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम मिस्टेक कर भी रहे हैं कि नहीं। I think this is the whole mantra for UPSC कि we have to learn from our mistakes and we have to improve upon those। और एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि इसमें ना हम परफेक्शन तो ला नहीं सकते हैं यूपीएससी में। मतलब मुझे मेंस का आंसर जैसे मुझे पता है कि मैंने ये गलती की, तो मैं हमेशा एक मॉडल आंसर से उसको देखूंगी कि मैंने क्या मिस्टेक की और मैं उसको इम्प्रूव करूंगी, बट मैं कभी भी अपना आंसर फिर भी परफेक्शन पे नहीं ला पाऊंगी या अपना पेपर। तो वो चीज़ एक हमें दिमाग में रखना है कि जितना जल्दी हम अपनी मिस्टेक्स को समझें और उनको इम्प्रूव करें, वो ही इसका सक्सेस मंत्र है। तो प्रीलिम्स में मैं ये करती थी कि जो भी मैं पहले अपना बेसिक मटेरियल पढ़ती थी, करंट अफेयर्स पढ़ती थी, जो मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, लाइक मैं पूरा OMR शीट पर करती थी मार्क, तो जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी उसमें मैंने अलग से एक नोटबुक बनाई हुई थी फॉर माई मॉक्स मिस्टेक्स। तो वो मैं अपनी मिस्टेक लिखती थी कि मैंने इसमें भूल गई कि आई फॉरगॉट दिस, आई फॉरगॉट द फैक्ट, या मैंने एलिमिनेशन गलत लगाया, या मेरा नॉलेज गैप है। और जो एडिशनल नॉलेज उसमें होती थी, हर एक मॉक टेस्ट में हमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो हमें नहीं आते, 40 क्वेश्चन, वो मैं अपनी उस कॉपी में लिखती थी और फिर मैं उसको रिवाइज भी करती थी बिफोर माई एग्जाम। तो उन मिस्टेक से हमें पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है और मैंने वो लॉ के एंगल से मार्क कर दिया तो वो मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैंने वो लिख लिया कॉपी पे तो मेरे को याद रहेगा कि नहीं, ये ध्यान रखना है। तो एग्जैक्टली मतलब यही दूसरी चीज थी कि एक तो मिस्टेक से सीखना होगा हम लोग को। और आप, आई वाज लिसनिंग टू योर स्पीच यस्टरडे आल्सो, आपने बोला कि आप नोट्स मेकिंग में बहुत विश्वास रखते हैं। और जब आपने नोट्स प्रीलिम्स के बना रखे तो आपके मेंस के नोट्स तो फिर अलग ही लेवल के होंगे। बहुत बनाए थे मैंने। तो कैसे, लाइक यू सेग्रीगेटेड इट पेपर वाइज, पेपर 1 2 3 4 ऐसे ही बनाया था? मैंने 4 नोटबुक्स बनाई थी टू बी ऑनेस्ट। तो GS1 GS2 3 4 माय मेडिकल नोट्स सेपरेट। तो वो मैंने कॉपी बनाई। पहले पेज पे मेरा होता था सिलेबस, GS1 का सिलेबस, 2 का, 3 का, ऐसे। और नेक्स्ट पेज पे मेरे होते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीटेड क्वेश्चंस कि इस थीम से, मतलब थीम पकड़ लो कि ज्योग्राफी में इस थीम से आना है। अगर एक साल लैंडस्लाइड आया, अगले साल अर्थक्वेक आएगा, उसके अगले साल क्लाउड बर्स्ट आएगा, तो वो पैटर्न समझ आ जाता कि अगर क्लाउड बर्स्ट आया है 22 में तो 23 में कुछ और आएगा क्वेश्चन। तो उस तरह से मैं पैटर्न समझती थी, कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस है वो, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को मैं उन्हीं का कंटेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेती थी। जो रिपीटेड थीम्स होती थी, इंट्रोस तैयार कर लेती थी, उनके फैक्ट्स, एग्जांपल्स, पाई चार्ट, ग्राफ्स, कंक्लूजन्स तक। मेरा जो फर्स्ट टू सेकंड अटेम्प्ट में मेरा यही डिफरेंस था कि मैंने उन मिस्टेक्स पे, उन चीजों पे बहुत फोकस किया। तो लर्नर्स, आपको एक बस बात यहाँ बताना चाहेंगे कि जो अभी मैम ने एग्जैक्टली बताया है, आप कोई भी सेशन रिवाइंड बैक करके देखिएगा हमारा, द फर्स्ट क्लास वट एवर आई डू, 4 नोटबुक्स या 4 फोल्डर्स आपके विद सिलेबस ऑन फर्स्ट पेज, एकदम एग्जैक्टली मैम ने वही किया था। आई थिंक अगर आपको क्लासेस में हमारे पता चल रहा है तो आप कुछ तो सीख सकते हैं। और मैम ने इतनी शिद्दत से नोट्स बनाए हैं, आई थिंक नोट्स मेकिंग इज योर वे थ्रू।
अगर आपको लग रहा है कि मैं बस अखबार पढ़ लूं, बस नोट्स बुक पढ़ लूं किसी और की, तो ये नहीं होना। और सर मैम एक इस फील्ड में आजकल ये चल रहा है कि दूसरों के नोट्स उठा के पढ़ते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है, मतलब दूसरों के नोट्स मेरे काम आएंगे? वो ना आप देख लीजिए कि वो नोट्स कितने अप्रोप्रिएट है और कितने कंसाइज हैं। जैसे मैंने भी किसी से टॉपर्स में टेलीग्राम पे आजकल नोट्स आ जाते हैं, तो वो थोड़े से निकाल के बट उसी में फिर मैं एडिट भी करती थी। ऐसा नहीं कि उन्हीं को रट लिया। जैसे अगर मैंने भी अगर अपने टेलीग्राम पे कुछ डाला तो उसको पहले देखो, उसमें से जो अच्छा लग रहा है वो अपने नोट्स में कॉपी कर लो। तो मैं यही करती थी। मुझे सपोज किसी का पाई चार्ट अच्छा लग रहा है, ग्राफ अच्छा लग रहा है, तो मैं वो आइडिया ले लेती थी और वो आइडिया अपने नोट्स में कॉपी कर लेती थी। और मतलब नोट्स भी बहुत थीम्ड बनाने, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी लिख रहे हैं हम। तो जो हमें लगता है कि पीवाईक्यूज में आता है उन्हीं के नोट्स बनाओ, टॉपर कॉपीज देखो, टॉपर नोट्स देखो और उनमें से अपने आइडियाज चुराओ, बेसिकली वो वाले। एग्जैक्टली। और दैट्स अ वेरी इफेक्टिव वे आल्सो कि आप किसी से लर्न करके भी लिख रहे हो। बिल्कुल। एंड क्योंकि इस एग्जाम में 2-3 बेंचमार्क हमने देखे हैं। द फर्स्ट वन इज यू मस्ट बी गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दो ही चीज हमें रेफरेंस मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द टॉपर्स कॉपीज जो कि आज अपलोड हो जाती हैं, ठीक ठाक मिल जाती हैं। अगर मैं इस दो को बेंचमार्क लेकर पढ़ता हूं, आई थिंक माय वे इज फाइन, आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड तीन मॉक्स। चीज एग्जैक्टली। तो सिलेबस हो गया, टॉपर्स का अगर कोई आपको नोट्स मिल जाए, या तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। कमिंग टू दिस मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, मैम क्या सजेशन है आपके? लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग व्हाइल यू वर इन योर फाइनल इयर्स, और इट वाज लाइक Yeah, I started preparing in my internship only. internship only? Okay, you got that much of time? No, I didn't get time in my internship, but उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत करोल बाग में जाके थोड़ी बहुत क्लासेस ही लगाई थी। और फिर मुझे लगा था कि यार इंटर्नशिप सफदरजंग में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, तो मैंने बहुत बारी तो अपनी नींदे वींदे गवा के लाइक पूरी ऑल नाइट ड्यूटी के बाद फिर मैं कोचिंग चली जाती थी। तो फिर बट मैंने उसके बाद कोविड आ गया था, तो घर पे आके अच्छे से पढ़ाई की थी। तो तपस्या की है आपने पूरी, और डॉक्टरी के साथ साथ इसको किया है। एंड डू यू फाइंड दिस लाइक, अब चूंकि यू नो द फील्ड ऑफ डॉक्टरी ऑल्सो, आपको पूरा एमबीबीएस आपने किया, डॉक्टर भी हैं, अब आईएएस भी हैं, तो मतलब वो लगता है कि एकदम फील्ड ही चेंज हो गया। लाइक कहाँ बॉडी इंजीनियरिंग कर रहे थे, अभी समाज इंजीनियरिंग में आ गए, तो वो कैसा आपको लग रहा है अभी? वो तो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि अभी जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं वो अभी भी वही उन्हीं वार्ड्स में घूम रहे हैं कि ये ड्यूटी है मेरी, आज इमरजेंसी है, ये है। और मेरा ये वाला डिफरेंट रहता है कि यार आज मेरा ये मीटिंग है, वो मीटिंग है। Right. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ, बट आई थिंक बोथ लाइफ्स आर गुड। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं आज डॉक्टर भी होती तो भी मैं बहुत खुश होती। एग्जैक्टली मतलब जिसमें आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिले वो आपके लिए बेस्ट है, और समाज को तो क्या ही देखना है। मैम इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जहां आपको लगा कि यार दिस इज सम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन? क्योंकि लोग लिखते हैं, आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो ऐसा सा क्वेश्चन लिखते लगता है अरे ये पूछा, क्या जवाब देंगे? आपसे हुआ था ऐसा कोई सवाल? पूछे थे मुझसे भी। मेरा बोर्ड था चौबे सर का बोर्ड, तो वो यूजुअली तुम्हारे डैफ से और ऑप्शनल से तो पूछते नहीं है, वो इधर उधर अलग ही दुनिया से अलग ही पूछते हैं। तो एक दो कुछ मेडिकल साइंस के आए थे क्वेश्चंस। देन एक आया था इसकी टेक्नोलॉजी पे, मोबाइल की टेक्नोलॉजी पे, कि तुम्हें पता है कैसे ये सिम वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड पूछा था। देन हिस्ट्री का कुछ पूछा था मुझसे कि बहुत ही वेग सा क्वेश्चन था हिस्ट्री का कि ये ऐसा क्यों बना था ये आर्किटेक्चर, वो अभी ऐसा हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था। तो ठीक है, उसमें बोल दिया कि सर इसका इतना आई डोंट हैव मच एक्सपर्टीज ऑन दैट या कुछ। तो मतलब इंटरव्यू में अगर कुछ ना आए हमें तो आई थिंक वी कुड बी फ्रैंक। यस, मेरे को जितना पता था मैंने उतना बताया। एंड उसके बाद मैंने बोला कि सर आई विल हैव टू फर्दर रीड अपॉन दिस फॉर मोर नॉलेज, एंड ही वाज फाइन कि यस दैट्स कर सकते हैं। अच्छा मैम, अगर प्रीलिम्स के लिए इफ आई ओनली फोकस अपॉन, सपोज एकदम नया एस्पिरेंट है, 5-6 महीना बाकी है, और मान लीजिए मेम एग्जाम है मेरा, आई एम टोटली न्यू एस्पिरेंट, मुझे लगता है कि यार निकालना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो मैं क्या पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ के जाऊं, ये तीन को एकदम महारत हासिल करके जाऊं? आपको लगता है कि आई स्टिल हैव सम चांस फॉर प्रीलिम्स ओनली? अभी मेरा मेंस का पता नहीं, आपको लगता है कि ये यूजफुल होगा या इस अटेम्प्ट को छोड़ ही देना चाहिए, फिर से दो बैठ के, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो अगर एक बार हमारा बेसिक सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देन साइंस एंड एनवायरनमेंट के हम करंट अफेयर्स भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें एक बार मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अगर हमें लगता है कि मॉक्स में वी आर डूइंग मतलब गुड, ऐसा भी नहीं कि मॉक्स के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, बट फिर भी अगर लग रहा है कि हाँ ठीक नंबर आ रहे हैं, मुझे समझ आ रही हैं चीजें, तो अटेम्प्ट करना चाहिए। बट अगर लाइक मॉक्स में बिल्कुल ही 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रीलिम्स का पैटर्न ही क्या है, तो मेरे हिसाब से नहीं फर्स्ट देना चाहिए। अगर तुम्हें जस्ट फॉर उसका देना है कि जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस, तो दे दो, बट हर एक अटेम्प्ट काफी मैटर भी करता है यूपीएससी में। ऐसा नहीं है कि 6 अटेम्प्ट है तो बहुत ज्यादा है, कई बार ऐसी 3-4 निकल जाते हैं एक्सपीरियंस में। मैम एक स्टूडेंट मिला था, बड़ा परेशान हो रहा था कि सर माय एज इज नाउ 27-28 और मैंने अभी दिया नहीं है,
पर मुझे बहुत जल्दी है देने की और मुझे पहली बार में निकालना है। तो ये थॉट आजकल क्यों डेवलप हो रहा है इतना ज्यादा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है या यूथ है कि वी आर लूजिंग आउट ऑन पेशेंस। तो हमें लगता है कि जैसे मैं भी थी, मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है ये कि मैंने टॉप रैंक्स ले लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर माई एमबीबीएस। तो मुझे लगा कि यार यूपीएससी भी मुझे तो पहले में ही निकालना है, मेरा भी यही एम था। फिर जब मेरे को यूपीएससी मैंने समझा, मैंने क्लियर किया, फिर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के बाद नहीं क्लियर हुआ तो मेरी फैमिली को भी झटका लगा कि इसका नहीं हुआ, और मुझे भी झटका लगा। तब मैं एक्चुअली बहुत हम्बल हो गई कि अच्छा, ये यूपीएससी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट कि हाँ एक ही अटेम्प्ट है तो उसी को जुनून ले लेना और उसी में करना है। टेक योर टाइम और उसमें फिर हो जाएगा। जस्ट स्टे पॉजिटिव की करना है, ऐसा ये नहीं जुनून नहीं रखना है कि एक ही में करना है। नहीं, इंपॉर्टेंट इसकी होना चाहिए, होना मतलब चाहिए आप शिद्दत से करेंगे तो होना चाहिए। आप ऐसा लेकर मत निकलिए कि सर पे कफन बांध लिया कि पहले में ही होना है। और इवन इफ नहीं भी होता है 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद तो भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ खराब हो गई है। आजकल तो इतनी ऑप्शंस हैं कि बल्कि अब तो लोग गवर्नमेंट से दूर ही जा रहे हैं कि प्राइवेट करो, ये करो, वो करो। हम गवर्नमेंट वाले अब लगता है कि यार प्राइवेट भी अच्छा ही है। Exactly. तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। Ma'am, you are a doctor and now you're an IAS. I just wanted a very important issue right now to be discussed. आजकल एक मेंटल डिप्रेशन हो रहा है लोगों में, और इस एग्जाम के कंपटीशन ने, इस सिनेरियो ने ऐसा बना दिया लोगों को कि हर कोई कोप अप नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे आप इसके ऊपर? एक तो मुझे इसमें लगता है कि सोशल मीडिया का बड़ा ज्यादा रोल है। जो आजकल इंस्टाग्राम पे इतने पेजेस बन रहे हैं यूपीएससी के, वो दिखा रहे हैं कि हाँ आईएएस गाड़ी से निकल रहा है, हूटर बज रहा है। तो मुझे लगता है वो काफी प्रेशर क्रिएट करता है। मुझे उससे मोटिवेशन ही मिलती थी, बट रियलिटी ऐसा आजकल नहीं है। आजकल बहुत ग्रो कर रहा है ये सब भी। तो वो चीज लगती है मुझे। और मेंटल डिप्रेशन का यही है कि वही नेगेटिविटी और नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। जितना हम अगर कोई बंदा है बोल रहा है कि यार तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहो। तो एक लिमिटेड सोशल लाइफ रखनी चाहिए जिसके अंदर कि बस तुम्हारे पेरेंट्स हैं या तुम्हारे 1-2 अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा सपोर्ट करें तुम्हें, वो बोलने की नहीं नहीं तुम तो कर सकते हो। तो वैसे लोग रखो तो उससे डिप्रेशन वगैरह कम रहता है। मेरे को भी ऑब्वियसली एंजाइटी रहती थी एग्जाम्स के टाइम में। तो मेरे एक लिमिटेड दोस्त थे, मैं उनसे बात करती थी। वो मुझे हमेशा कि तू पहले भी तूने किया है, तू ये कर वो कर। उससे एक कॉन्फिडेंस बनता है। और मैं घर पे रहती थी तो मैं उस सिक्लूडेड रहती थी बाकी सब चीज़ों से कि मार्केट में क्या चल रहा है टाइप। तो वो है तो टैकल मतलब मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जो तुम्हें 1-2 लोग चाहिए वो साथ में रखो। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा है। उस टाइम पे मैं जस्ट मीम्स अगर देखने हैं तो वैसे गूगल पे देख लेती थी, इंस्टाग्राम वगैरह मत करो उस टाइम पे। तो आई विल से दिस। और फोमो में नहीं आना है कि वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है। अपना ब्रेक लो, 6 दिन पढ़ रहे हो तो संडे को ब्रेक ले लो, कुछ खा पी आओ बाहर। एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी सारा टाइम, तो मेरी हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट हुआ था। इवन जैसे एंजाइटी भी ज्यादा रहती थी तब, और फिजिकल हेल्थ भी कि बिल्कुल ही स्टैमिना खत्म हो गया एंड सब कुछ। तो फिर मैंने अपने सेकंड में ये मेक श्योर किया था कि मैं हर रोज 1 आवर एक्सरसाइज को जरूर दूंगी। और कभी किसी से बात कर ली, दोस्त से बात कर ली, उससे मेरी एंजाइटी वगैरह भी नहीं रहती थी। तो दैट आई इम्प्रूव्ड इन माई सेकंड अटेम्प्ट। एग्जैक्टली मैम, आई फील दिस एग्जाम इज शुड नॉट बी मिड लाइफ, इट्स ओनली अ पॉइंट इन लाइफ। शायद ये लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ। उस टाइम मुझे भी लगता था ये कि यूपीएससी के टाइम पे कि नहीं यही है यार, मुझे तो यही करना है वरना क्या होगा ये वो। बट अब जब क्योंकि मैंने क्लियर कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि यही नहीं है। मतलब लाइफ इज मच मोर। अगर ये भी नहीं होता है तो बहुत कुछ है लाइफ में। आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं एंड हम इतने केपेबल हैं आजकल कुछ भी करने को। मतलब आजकल तो कोई भी तुम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, अगर वो ग्रो कर गया तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उसको ये मत मानना कि यूपीएससी ही सब कुछ है, उसके अलावा बहुत कुछ है। और साथ में वो अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मुझे लगता है 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद, जैसे मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज भी दिया था, आई क्लियर्ड दैट। तो एक बैकअप भी रहता है फिर कि हाँ एक और चीज हो गई, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा चलो एक बैकअप तो बच है। और आजकल प्रमोशंस भी अच्छे हैं सिविल सर्विस का। स्टेट में भी कोई जाता है तो अच्छे प्रमोशंस हैं आजकल, पहले नहीं होते होंगे पर आजकल हैं। और आजकल बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है सिस्टम। इवन जो स्टेट सर्विसेज है दे आर ऑल ट्रांसपेरेंट। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं दे क्लियर द एग्जाम्स। मैम एक क्वेश्चन बहुत बार उठता है लाइक इन मेंस एग्जामिनेशन, पेपर 2 में नंबर क्यों नहीं देना चाहते? पेपर 2 में नंबर ही नहीं आता है। लाइक वट एवर वी डू, मतलब बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग ए टीचर, हम कुछ भी दे दें, केसेस दे दें, आर्टिकल्स दे दें, शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? मतलब आपका क्या रहा एक्सपीरियंस? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओवरऑल वो कम दे रहे हैं मार्क्स, वो तो उनके ऊपर है, वो कम दे रहे हैं तो सबको ही तो कम दे रहे हैं। दिस इज अ कॉम्पिटिशन।
अगर ऐसा हो कि हाँ मतलब सबको ही कम दे रहे हैं तो हमें इतना इफेक्ट नहीं हो रहा ना। अगर तुम्हें उसमें अच्छा होना है, उस अगर 100 नंबर ही एवरेज दे रहे हैं तो हमारा 100-101 आना चाहिए या 105 आना चाहिए, तुम्हें उसमें 90 नहीं होना चाहिए। तो यही मेरी तो स्ट्रैटेजी रहती है कि जिसमें भी कम दें। बट पेपर 2 को टैकल करने के लिए मुझे ये लगता है कि हाँ एक अगर तुम्हें आर्टिकल्स पता हो उसके कि इस आर्टिकल केटर करता है ये चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स मैं बहुत पढ़ती थी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, तो मैं मोस्टली इंट्रोज थी कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दिस, तो उससे मैं अपना इंट्रो देती थी। देन सब हेडिंग्स के साथ साथ आर्टिकल्स, लॉज, जजमेंट्स के साथ सब्सटैंशिएट करती थी, एंड इवन इन द एंड किसी जजमेंट का बोलती थी वे फॉरवर्ड की एज पर दिस जजमेंट दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो वही आई थिंक सेम ही चीज है, कमिटीज डालना एंड ऑल। तो ये जैसे तरीका क्या था, लाइक आप कैसे याद रखेंगे, जैसे खाप पंचायत पे क्वेश्चन आया था, अब मैं कैसे याद रखूं कि क्या जजमेंट है, क्या ये मैं कैसे रिलेट करूं? इसका तो मेरा फॉर्डर मटेरियल नोट्स रेडी होते थे, तो जैसे मेंस के लिए मेरा पैटर्न ही था प्रिपेयर करने का कि जैसे GS2 की नोटबुक है तो उसमें खाप पंचायत है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, उन सब के फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, जजमेंट सब मेरे उस एक एक पेज पे रेडी होता था। और इवन बिफोर उसको मैं हर मॉक से पहले जब भी मैं GS2 का मॉक लिखती थी वो सारा मटेरियल रिवाइज करती थी, तो उससे फैक्ट याद रहता है अगर तुम बारी बारी रिवाइज करो। और फिर बिल्कुल जैसे GS1 दिया, एक्चुअल मेंस में GS1 दिया 2 घंटे होते हैं, उस हाफ एन आवर में भी मैं एक क्विक लुक लेती थी उन फैक्ट्स पे, ताकि वो पिक्चर मेमोरी भी होती है, तो उससे तुम फटाफट पेपर में डाला हो एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, वो एक बिल्कुल, मतलब फिर से वही हम लोग आ गए कि नोट्स दे आर द सोल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो मुश्किल है, क्योंकि मेंस आपको लगातार लिखना है, और नोट्स बनाने से स्पीड भी हमारी फास्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, कंप्लेन एक बहुत ये भी आता है, कंप्लेन क्या बोले इसको, लाइक देयर इज समथिंग दैट द एस्पिरेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। पेपर 4 के पेपर में जब हम लोग लिखना चालू करते हैं, लाइक देयर आर क्वेश्चंस दैट कीप्स ऑन, इट लुक्स लाइक रिडंडेंट हो रहा है। मैं इंटीग्रिटी को 4-5 बार ही लिख कर आ रहा हूँ, मैं ऑनेस्टी को लिख कर आ रहा हूँ, इससे कैसे बचा जाए? लाइक हाउ शुड आई फ्रेम द आंसर्स एंड हाउ शुड आई फ्रेम मेक अ फ्रेमवर्क कि मैं एथिक्स में अच्छा कर सकूं? एथिक्स के लिए भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एक तो एग्जाम्पल्स हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस होनी चाहिए। कि अगर मैं इंटेग्रिटी है तो उसकी मैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी लूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम्पल लूंगी कि ये पर्सन थी, कोई हल्की सी केस स्टडी की उन्होंने ये किया था इस तरह से, तो फिर स्पोर्ट्स से कर लो, इवन आजकल बिजनेस लाइक प्राइवेट सेक्टर से ले लो, देन माइथोलॉजी ले लो। तो ऐसे में बहुत डिफरेंट डायमेंशंस रखती थी ताकि मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हो लिखने को, और उससे जितनी हमें एग्जाम्पल्स भी याद होती है, जितनी हमें केस स्टडीज याद होती है, उससे हम अपने आंसर भी बेटर लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि एथिक्स में थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी लिखनी होती है। देन मैं ये फिलॉसफीज बड़े अच्छे से याद रखती थी कि जो फिलोसोफर्स थे उनका एक मेन स्टेटमेंट क्या है, तो वो मैं पुट इन करती थी अपनी। जैसे बाकी GS 1 2 3 में फैक्ट्स और एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करते हैं, मैं एथिक्स में एग्जाम्पल और फिलोसफी के साथ सब्सटैंशिएट करती थी। तो उस मैंने GS 1 2 3 की तरह एथिक्स को लिखा है विद सब्सटैंशिएशन, विद एग्जांपल्स, कोट्स एंड फिलॉसफीज एंड अ डाइवर्स सेट ऑफ एग्जांपल्स, एंड डाइवर्स सेट। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल हम हर क्वेश्चन में लिख दें। तो मुनी की डिफरेंट स्पोर्ट्स की दे दो, सचिन तेंदुलकर की दे दो, या अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो मुझे MS धोनी का याद रहता था स्पोर्ट्स से, और जो भी कोई IAS है, अभी 2 साल हो गए मैं भूल रही हूँ एग्जांपल्स। कोई बात नहीं, एग्जैक्टली, एक्चुअली ये आजकल एक ट्रेंड भी है, लाइक लेट्स कम आउट ऑफ दैट कन्वेंशनल थिंग्स और आप यूनिक करिए। लाइक व्हाट आई हैव फेल्ट इज UPSC रेस्पेक्ट्स यूनिकनेस। जैसे अभी रिसेंट किसी को पद्मा अवार्ड मिला है तो वो डाल दो, ह्यूमैनिटी में बहुत मिलते हैं कि उन्होंने ये किया, ऑर्गन डोनेशन है, कुछ है, तो मैं डॉक्टर्स के एग्जांपल्स डालती थी कि किसी डॉक्टर ने अगर कुछ बहुत अच्छा किया तो वो डाल दो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक एक लर्निंग बहुत अच्छी ये भी हो रही है कि हमें पेपर्स में सब्सटैंशिएट करना होगा। पेपर 1 2 3 तो पूछ ही लेते हैं हमसे, पेपर 4 इज समवॉट कि जहां पे एक वैक्यूम सा दिखता है कि मैं लिखूं क्या, कैसे अप्रोच करूं। एक आपको कोटेशन भी दे दिया, अब उसको लिखना कैसे, बहुत तरीका हो सकता है। इसके भी तरीके होते हैं, 2-3 कोटेशन लिखने के भी। हाँ, वही बहुत तरीका होता है, पर आपने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग एग्जाम्पल्स तैयार रखें, हम लोग अपनी आइडियोलॉजीज तैयार रखें, एंड डाइवर्स सेट ऑफ थिंग्स, केस स्टडीज। जितना हमारा ये फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर्ड रहेगा ना, उतना ही हम टाइम बचाएंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें वो फटाफट एग्जाम्पल याद आएगी। एथिक्स की मेन प्रॉब्लम यही है कि हमें उस टाइम याद नहीं आता लिखना क्या है, और फिर कुछ भी लिख के आ जाता है तो नंबर भी कुछ भी मिल जाते हैं। तो अगर हम वो एक पर्टिकुलर मटेरियल लिखेंगे कंटेंट, तो और उसकी स्पीड मेंटेन रखेंगे, एथिक्स पेपर बहुत लेंथी होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो पहले क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि क्वेश्चंस में मुझे लगता है सोचना ज्यादा पड़ता है, और अच्छा बनाना आंसर, उससे तुम्हें मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो केस स्टडीज में नहीं हो रहा है, लोगों का CSAT नहीं हो रहा है ठीक से। अच्छे लोग GS अच्छा कर रहे हैं, CSAT, और आप मेडिकल साइंस से आ रहे हैं तो CSAT तो आपके मन में भी थोड़ा डर तो पैदा किया होगा, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड दिस,
तो मन में एक और होगा कि पता नहीं क्या है सीसेट कैसा, ये था आपके मन में? पहले मुझे था कि देखती हूँ कितना लेवल है टफनेस का, क्योंकि मैंने किए हैं पहले भी ये वाले सॉल्व पेपर्स भी अच्छा। सीसैट के, लाइक फिर उसके बाद जब मैंने एक पेपर किया था तो वो मेरा इजीली क्लियर था, तो मुझे फिर ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई। बट हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में मुझे ये दिख रहा था कि आजकल सीसा टफ आ रहा है, तो फिर मैंने एक पीडीएफ की थी जिसमें सब फॉर्मूलाज वगैरह थे, और उन फॉर्मूलाज के बेसिस से और 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो इसलिए हो गया था टैकल। बेसिकली सीसैट का भी यही है कि फॉर्मूलाज करो, उसके पेपर प्रैक्टिस करो, बट मुझे ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस सीसैट पे भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कंफर्टेबल हो, देन यू शिफ्ट टू योर प्रीलिम्स। हाँ, कुछ इतना लोग हवा हैं- भी नहीं बनाना है कि हाँ, नहीं बनाना, पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि लाइक देयर आर इंजीनियर्स हु हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ मैथ्स एक्सेट्रा, उनका भी कई बार नहीं हो वो रहा। क्योंकि आई थिंक टाइम नहीं मैनेज होता है वहां पे। क्या है कि अगर आई थिंक 80 क्वेश्चंस होते हैं, Right. तो वो टारगेट बनाना पड़ेगा। मेरा टारगेट था कि मुझे 60 करने हैं कैसे भी, चाहे इंग्लिश मैथ्स मिला के मुझको 60 मिनिमम करने हैं, और 15 क्वेश्चंस पर हाफ एन आवर करना है। तो जो लोग गलती कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि वो एक ही मैथ्स के क्वेश्चन पे उनको ईगो पे आ जाता है कि मुझे तो ये सॉल्व करना है। Right. तो उसमें तुम आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तुम इंग्लिश कर लो। मेरे को ये था कि 15 क्वेश्चन आधे घंटे में करने हैं, चाहे मैं इंग्लिश करूं चाहे मैं मैथ्स करूं, और 58-60 इतने करना है, उससे कोई रोक ही नहीं सकता सीसैट। एग्जैक्टली हमें पूरा अटेम्प्ट क्यों करना है, हम अपना एक्यूरेसी लेवल देखें, अगर मेरा अच्छा है तो हम उतना ही अटेम्प्ट करें। मेंस में मैम एक क्वेश्चन और था, लाइक जो हम पेपर 1 देते हैं और उसमें हिस्ट्री के आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई फाइंड कि अब तो एनसीईआरटी एग्जॉस्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, लाइक दे हैव पुट इन एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, अब तो बच नहीं रहा कुछ। तो या तो रिपीटिशन होगा, या फिर दे आर गोइंग इनटू समवॉट डायनामिक रिसर्च बेस्ड थिंग। मैं उनको कैसे टैकल करूं? लाइक अब मुझे ठीक है, मेरे एनसीईआरटीज पता है, मुझे अपना बेसिक पता है, पर मैं जो डायनामिक बहुत ज्यादा जो आजकल हो जा रहा है उससे कैसे टैकल करूं? मुझे तो यही लगता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमारा होल्ड है और हमने वो थीम्स प्रिपेयर की हुई हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस की नॉलेज से ही हम बाकी क्वेश्चंस पे टैकल कर लेंगे। अगर मुझे पता है कि गांधी जी पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो मेरे पास उनकी एक इंट्रो, मेजरली क्या क्या कंटेंट है, और वो सब रेडी रहेगा, तो बाकी सब क्वेश्चन उन्हीं चीजों से टैकल हो जाते हैं, और वो सबके लिए सेम ही है। फिर अगर बेसिकली आई विल से कि स्टिक टू योर बेसिक कंटेंट, उसी से ही सब टैकल हो जाएगा, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मीन्स ऑलरेडी इतना हेक्टिक है, अगर हम अब इधर उधर का सोचने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम आपने क्वेश्चंस छोड़े थे मेंस में कि सारे लिख दिए थे? नहीं, मैं कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ती हूँ। हम कभी क्वेश्चंस नहीं छोड़े। आई ऑफन से टू स्टूडेंट्स कि आप एकेडमिकली इतना पढ़ लो कि मान लीजिए मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी पता है, तो पर फिर कुछ भी हिंट हो जाएगा। यू हैव दैट स्टैटिक नॉलेज कि मैं लिख के तो आऊंगा और मैं एकेडमिक लिख कर आऊंगा, ब्लफ नहीं करूंगा। बट डू यू फील कि ब्लफिंग कुछ लोग करते हैं? इज इट रॉन्ग ब्लफिंग इन द एग्जामिनेशन? मुझे आंसर नहीं पता है, मैं बस तुक्का लगा रहा हूँ बैठ के, आपको क्या लगता है? मेंस में तो ब्लफिंग भी कर लो, क्या ही जा रहा है, नेगेटिव तो होगा नहीं। बट ये है कि हाँ, बहुत ज्यादा करेंगे तो कहीं एग्जामिनर को वैसा ना लगे कि Impression जा कुछ भी, सकता है। हाँ इंप्रेशन जा सकता है। बट जैसे अगर 20 क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक में तुमने थोड़ा सा कुछ भी लिख दिया है, तो इट विल नॉट मैटर। बट ये नहीं कि 3-4 क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हो, मतलब स्लाइट ब्लफिंग कैन बी डन। अगर जैसे मुझे भी 20 में से एक क्वेश्चन नहीं आता था साइंस एंड टेक वाले में, तो मैंने भी उसमें कुछ अपनी बायो की नॉलेज से, वो सेलुलोज और कुछ ग्लूकोज का क्वेश्चन था, तो कुछ अपनी बायो की नॉलेज, फिर उसकी कुछ एप्लीकेशन की, ये यहाँ यूज होता है, उस करके लिखा रेलेवेंट ही, मतलब रेलेवेंट ही लिखना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो, उससे टाइम भी वेस्ट होगा फालतू। उसका रिजल्ट भी तो मिला मैम हमें, तो आईएएस मिला, तो कहीं ना मतलब कहीं कुछ तो रेलेवेंट ही लिखना चाहिए। बिल्कुल। बट हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं मेंस। बिल्कुल। एक मैम यक्ष प्रश्न बना हुआ है इस पूरे यूपीएससी में मेंस में, निबंध, एसे, और आई फील दैट एसे इज किंग मेकर सब्जेक्ट। अगर आप होल्ड करते हो तो लाइक यू कैन गो अहेड विद लॉट ऑफ रैंक, बहुत नंबर आएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति जो कि जीएस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो एसे में अगर नहीं लिख पा रहे हैं, दे कैन नॉट आर्टिकुलेट देयर आइडियाज, तो वो पीछे रह जा रहे हैं। इस डिलेमा को दूर कैसे किया जाए? लाइक हाउ डू आई इम्प्रूव माई एसे, क्या करना चाहिए? आपने क्या किया? ऐसे के लिए मैं हमेशा घबराती थी, क्योंकि मेरा भी ये था कि आई वाज स्ट्रांग इन माय जीएस ऑब्जेक्टिव राइटिंग में। तो ऐसे के लिए फिर मैंने यही किया कि जो वही थीम्ड एसेज हैं, या जैसे एक टेस्ट सीरीज ले ली तो वो हर थीम कवर कर लेते हैं, तो मैं वही हर वीक उस थीम को प्रिपेयर करती थी। जैसे एनवायरनमेंट है, तो उसका मैं क्या क्या कंटेंट ऐसे में पुट इन कर सकती हूँ इन जनरल, उसके नोट्स बनाती थी और फिर प्रैक्टिस करती थी। हर एक ऐसे का प्रैक्टिस ही है। और आई फील कि एक तो इसके अंदर फ्लो इंपॉर्टेंट है, कि जैसे एक तुम स्ट्रक्चर दिमाग में रखो कि 1, 2, 3 पैराग्राफ्स मेरी इंट्रो है, 3 या 4 पैराग्राफ्स, जिसमें इंट्रो प्लस एक उस टॉपिक को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है, एंड व्हाट आई विल एक्सप्लेन इन माय एसे। फिर उसके बाद दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, देन यू विल हैव द बॉडी, जिसके अंदर की मैं
आई थिंक 10 to 12 पैराग्राफ्स लिखूंगी, और हर मैं यूजुअली डायमेंशन को एक्सप्लोर करती थी कि इकोनॉमिकली ऐसे ऐसे करके डायमेंशन एक्सप्लोर की, एंड देन एक कंक्लूजन जिसके अंदर एक वे तुम बता रहे हो कि मैंने क्या क्या कंक्लूड किया और पॉजिटिव एंडिंग देनी है। तो जो डायमेंशन भी होती थी ना, उसमें ये नहीं कि हम फैक्ट डाली जा रहे हैं या एग्जाम्पल डाल रहे हैं, एक ही थीम को पकड़ के एक पैराग्राफ में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो एंड देन यू गो ऑर्गेनिकली। तो वही ऐसे का मेन होता है, जिसको जितना समझ आ गया ऐसे लिखना उतना वो बेटर हो जाएगा। बट योर जीएस कैन हेल्प योर एसे राइटिंग। बिल्कुल, जीएस की सारे एग्जांपल्स ही अगर तुम उसको थोड़ा लंबा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे वो ऐसे बनता है। So it's all about articulating. What I felt is like GS के आप स्टैटिक अपने फैक्ट्स निकालिए, एनालिसिस निकालिए और उसको आर्टिकुलेट कर लीजिए। Like what I have been thinking is कि अगर आप अपने GS का पूरा सिलेबस देखें तो पेपर 1 में ही क्यों ज्योग्राफी हिस्ट्री है, वो पेपर 2 में क्यों नहीं है, मतलब पेपर 2 में ही आईआर क्यों है, वो पेपर 3 में भी कर सकते थे। तो ये इन्होंने एक फ्लो बनाया है, लाइक इट्स अ फ्लो, लाइक यू स्टार्ट विद हिस्ट्री देन यू गो टू योर एथिक्स, पूरा उन्होंने फ्लो बनाया है, एंड दैट फ्लो इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन एसे एंड एथिक्स, जो भी आप लिख रहे हैं, एसे में आप लिख रहे हैं। तो आई थिंक ये क्या वर्क कर सकता है ऐसा अगर लिखे हम तो, मतलब देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ राइटिंग। बिल्कुल, से एक ऐसे डायमेंशंस वाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड एक जो फिलोसॉफिकल वाला होता है उसमें तुम उसको एक्सप्लेन करो, एंड यू कैन आल्सो टेल द अदर साइड ऑफ द एसे आल्सो, कि ऐसा नहीं है कि यही है, बट उससे क्या तुम एग्जामिनर को दिखेगा कि इसकी ओपन थिंकिंग है, ये सिर्फ एसे का टॉपिक ही नहीं, उसकी अदर साइड भी एक्सप्लोर कर रही है। तो आई थिंक इट्स हिट एंड ट्रायल, ऐसे तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है कि तुम्हारा ये राइटिंग कैसा चल रहा है। मेरा डायमेंशन वाला जो था वो अच्छा लिखा जाता था, तो फिर मैंने उसी पे स्टिक किया, मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट फिर नहीं की, मैंने चेंज नहीं किया अपना राइटिंग, मैं वही राइटिंग एंड तक कंटिन्यू करती थी। बिल्कुल मैम, आपके लिए बहुत आसान था ऑप्शनल चुनना, लाइक यू हैड योर नेचुरल थिंग कि मुझे यही लेना है। अब कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, इतना इंटरव्यूज देखा होगा, सब देखा होगा इन्होंने, 10 बार देख के बैठे होंगे, पर फिर भी दिल भी ट्रबल्ड कि अच्छा ज्योग्राफी ले लूं कि एंथ्रोपोलॉजी ले लूं कि सोशियोलॉजी ले लूं, और एक तो कल्चर आजकल नया चल गया है कि मेरा फ्रेंड ने ये लिया है इसलिए आई एम फॉलोइंग दिस। एक बॉटम लाइन शायद हम लोग जानते हैं, पर आपके मुंह से फिर भी ये सुनना चाहेंगे कि व्हाट इज दैट बॉटम लाइन। ऑप्शनल के लिए इवन मेरा भी इतना इजी नहीं था, क्योंकि मेडिकल साइंस का ये बोलते हैं जो कन्वेंशनल की नंबर कम आते हैं, और एंथ्रो जो है वो स्कोरिंग है, तो मोस्टली डॉक्टर्स जो है वो एंथ्रो ले लेते हैं। बट मेरे को एक दिल में था कि नहीं यार, मुझे तो मेडिकल साइंस ही करना है, बिकॉज आई एम गुड इन इट एंड आई वांट दिस, मतलब मुझे पढ़ना ही है, मेरे को एक नया सब्जेक्ट पढ़ने में आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल। तो यही लगता है मुझे कि वही फिर जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मैं टैकल कर लूंगी, एंड मेरे को एमबीबीएस में मैंने वो सब 19 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मैं उसमें कुछ भी डिफरेंट क्वेश्चन भी आता है तो मैं टैकल कर लूंगी। तो एक वो कॉन्फिडेंस था, देन था कि हाँ ये मेरा फोटे है, अगर मुझे बैकअप भी था कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं होता है तो मुझे वापस से नीट एमडी में जाना है, तो मेरे को मेडिकल साइंस काम आएगा, तो ये मेरा एक था। तो इसी पे जाओ, और ऐसा नहीं से बोलते नंबर कम आते हैं मेडिकल साइंस में, बट मैंने उसी को ही देखा कि मैं इसी में कैसे इंप्रूव करूं, टॉपर्स से बात की, मेडिकल साइंस की कॉपीज पढ़ी, तो उससे मुझे समझ आया कि नहीं यार इसका भी एक पैटर्न है, यूपीएससी एक डिफरेंट टाइप का आंसर डिमांड करता है मेडिकल साइंस का, तो मैंने वो टैकल किया एंड आई स्कोर्ड गुड इन मेडिकल साइंस। तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कम आते हैं ज्यादा आते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अपना टाइम दे पाऊंगा, वो आप अपना ऑप्शनल चूज कीजिए। कोई भी वहम नहीं रखना है कि इस ऑप्शनल से ये हो जाएगा वो एग्जैक्टली। लास्ट इसको कंक्लूजन तरफ ले चलें अगर, तो करंट अफेयर्स, मतलब इस बात को शायद बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से देखा है। करंट अफेयर्स के लिए आई रिमेंबर लाइक ऑलमोस्ट 15 years बैक व्हेन आई वाज एंटरिंग दिस प्रिपरेशन का थिंग, तो पिताजी ने 2-3 अखबार लगा दिए थे कि भाई इसको तुझको सब पढ़ना पड़ेगा। शायद वो नोशन तो अब कम हो गया है, लोग समझ चुके हैं कि भाई एक पे स्टिक करो, पर फिर भी करंट अफेयर्स एक आज भी एक ऐसी छवि लेकर चलता है, लाइक सच एन इमेज ऑफ करंट अफेयर्स कि लोग घबराते हैं। और पेपर के डायनामिज्म को भी देखें, आई फील कि अगर आप करंट टैकल करके पढ़ रहे हो तो शायद आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, अगर सिर्फ स्टैटिक में ही रह जाएंगे तो भी मुश्किल है। आपको क्या लगता है मैं टैकल कैसे करूं? तो ये तो है ही, मतलब 3 ही मंत्राज हैं, एक तो जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमारा होल्ड होना चाहिए, नंबर 2 इस करंट अफेयर्स पे होल्ड होना चाहिए, एंड नंबर 3 मॉक टेस्ट। ये 3 चीजें अगर हमारी अच्छी हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। तो और लक भी होना चाहिए, चलो फोर्थ। तो करंट अफेयर्स का यही है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, चाहे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों मेरे घर आता था, बट मैं ज्यादा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी क्योंकि उसमें मुझे वो एक्सप्लेन्ड पोर्शन अच्छे लगते थे, और आई थिंक वो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो मेरा कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं है, मुझे बहुत टफ इंग्लिश वोकैबुलरी ऐसा, तो मुझे लगता है कि यार इंडियन एक्सप्रेस मेरे लिए सही है, तो मैं वो पढ़ती थी। और हिंदू का जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, जो मुझे रेलेवेंट लगता था, मैं वो पढ़ लेती थी।
तो आई यूज टू रीड दैट एंड देन जो मंथली करंट अफेयर्स होती थी, अगर उसका टाइम बचता था तो मैं उसमें रेलेवेंट कुछ टॉपिक्स पढ़ लेती थी, सिलेबस बेस्ड रेलेवेंट टॉपिक्स। एंड देन ईयरली प्रीलिम्स से पहले अगर मई में प्रीलिम्स होता है तो आई थिंक फेब के अराउंड से वो फुल मंथ ईयरली कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो मैं वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मैं उनको सर्च करती थी नेट पे भी कि इसका और व्हाट वेयर व्हाई हाउ, क्योंकि प्रीलिम्स में उस तरह से पूछते हैं। मैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती थी, उसी में एक्स्ट्रा मैटर लिखती थी। फिर प्रीलिम्स वाला कंटेंट ही काफी मेंस में भी काम आ जाता है, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, और मेंस में भी फिर वो आती है दोबारा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। तो मैं उसमें से कंटेंट अपनी नोटबुक में जो मैं नोट्स बनाती थी, मैं उसमें कंटेंट अपना रेडी रखती थी, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, इंट्रोज, ये वो। तो करंट अफेयर्स के साथ मैंने ऐसे प्रैक्टिस की है। उनको मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है मैम करना। और करंट अफेयर्स गाइड है कि क्या आ सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आज वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ चालू हुआ है, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, आर्टिकल 67 आने वाला है ये। बिल्कुल, और मेंस जो है काफी डायरेक्ट है, अगर करंट अफेयर्स में जो चल रहा है मेंस में आएगा। मतलब वेस्ट एशिया क्राइसिस में है तो वो क्वेश्चन उस साल है पेपर तो में, वो आएगा। एग्जैक्टली। मैम जैसे कई बार ये स्टूडेंट्स की तरफ से ही आता है कि मैम कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, मतलब सबकी जिंदगी में बहुत कुछ चलता रहता है। ऑफ कोर्स मतलब आपने भी इन सारी चीजों को टैकल किया होगा। क्या आप बोलना चाहेंगे, लाइक मुझे कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखनी है? मेरी तो कंसिस्टेंसी बनती थी प्लानिंग से। तो मेरे कॉपी पे या मेरे पेज, मेरे सामने वॉल पे मेरा शेड्यूल होता था कि हाँ मुझे कल ये करना है, परसों ये करना है। पहले मैं मतलब पूरा 1 महीने का शेड्यूल, देन 2 वीक्स, 1 वीक ऐसा बनाती थी। उससे क्या होता था कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि हाँ मेरे को टिक मार्क करने का, मैंने ये टिक कर दिया, मेरा ये हो गया। तो मेरी एक प्लानिंग रहती थी। फिर मेरे स्टडी पार्टनर थे इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, तो वो उनसे भी डिस्कस होता था कि हाँ ये पढ़ लिया। तो एक अगर स्टडी पार्टनर एक जिसमें हेल्दी कंपटीशन हो वो है, तो वो भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि तुम आपस में डिस्कस करते हो कि आज ये हो गया, वो हो गया। अगर उससे ज्यादा पढ़ लिया तो मुझे होता था कि यार उसने आज का काम कर लिया है तो मेरा बचा है। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड इन अकाउंटेबिलिटी। और पॉजिटिव अफर्मेशंस करती थी मैं कि अपने वॉल पे लिख लिया कि यस आई विल डू दिस, थिंक पॉजिटिव। तो उससे एक मोटिवेशन रहती है अंदर ना, एक बर्न रहता है कि हाँ करना है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है। अपना टाइम देखो कि मुझे सुबह 8 बजे पढ़ना है, और अगर मैं सपोज फिर 10 बजे भी उठी तो मुझे वो दो घंटे का गिल्ट रहता था कि यार मैंने कवर अप करना है। तो दैट हेल्प्ड इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। और एक गिल्ट देती थी मैं, गिल्ट प्लेजर, कि हाँ संडे को मैं चलो ब्रेक लूंगी। तो वो भी मेरा रहता था कि देख 5 दिन पढ़ ले, 6 डे तो ब्रेक लेना, या एक मॉक टेस्ट 3 घंटे का लिख दिया, फिर मैं 2 घंटे का ब्रेक लूंगी। दैट हेल्प्ड इन कंसिस्टेंसी। NCERTs आर दे रिलेवेंट टुडे? बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज तो, डेफिनेटली। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन बायो का मेरा तो होल्ड था, तो बट वैसे बायो इज एनसीईआरटी इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आई थिंक बोलने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब NCERTs के बिना तो शायद आई थिंक एग्जाम प्रोसीड ही नहीं हो रहा है, और स्टैटिक है वो। और हम आपको इसलिए भी बता दें क्योंकि एक नीव बैच भी हमारा NCERTs का चालू हो रहा है, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और 4 सेंटर्स हमने आपको बता ही दिए। आई थिंक वी हैड अ वेरी अकेडमिक डिस्कशन विद डॉक्टर अंजलि मैम, एंड आई थिंक वी शुड विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर करियर। थैंक यू। अभी जो भी आपका फ्यूचर में बेहतरीन डिसीजन आप लेने वाले हैं, और हम लोग ये भी दरख्वास्त करेंगे कि जब आप आए दिल्ली तो अपने कुछ नोट्स हम लोग के लिए भी लेकर आए, ताकि हम लोग देख सके कि वो नोट्स वैसे आपने डाला, कहीं ऑनलाइन डाला? मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। है। बहुत बढ़िया, तो हम लोग जरूर मैम के टेलीग्राम चैनल से भी निकालेंगे और बांटेंगे आप ही का नाम लेके। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। थैंक यू सर।